और उसकी स्मृति को मैं नमन करता हूँ। अ, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सम्माननीय अध्यक्ष अरुण चंद्र पाठक जी भी यहाँ उपस्थित है। अवध प्रांत के प्रज्ञा मिश्रा जी और ऐसे सभी कार्यकर्ता को मैं नमन करता हूँ। और आज का जो मूल विषय है, ये अपने इतिहास संकलन के जो प्रेरणा पुरुष है और जो एक प्रकार से इतिहास संकलन के जो मूलमंत्र जिसको लेकर के हम सभी ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, ऐसे उमाकांत केशव आप्टे, जिनको हम सभी बाबा साहेब आप्टे जी के नाम से जानते हैं। तो आज का विषय कर्मयोगी बाबा साहेब आप्टे और आपके जीवन, इसके ऊपर है। इतिहास संकलन के कार्यकर्ता के नाते आपका जीवन चरित्र हम सभी को हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। और पिछले 28 अगस्त को हम सभी ने आपके जन्मदिन समर्पण दिवस के नाते हम लोगों ने मनाया पूरे देश भर में। तो ऐसे महान पुरुष के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। तो उमाकांत जी का जन्म 1903 के 28 अगस्त को यवतमाल में हुआ। और बचपन से ही उसके जो जीवन हमेशा दूसरों के लिए एक प्रकार से प्रेरणादायी रहा। एक बार उनके घर में मामा जी आए थे और मामा जी हाथ में एक पुस्तक लेकर आए। उस समय उनका आयु लगभग 8 साल की थी। और मामा जी जो किताब लेकर आए, दूसरे दिन वो जाने वाले थे, इसीलिए सुबह उनको देना है। और इस बात को लेकर के उस बालक उमाकांत केशव ने रात भर उस पुस्तकों का पढ़ाई की। ऐसा भी हुआ कि पढ़ाई करते करते जब भोजन करने का समय हुआ, तो उमाकांत के माताजी आकर के उनको भोजन के लिए बुलाया। और फिर उन्होंने भोजन करने से मना किया कि नहीं, पहले मैं पुस्तक पढ़ूंगा, जब तक पुस्तक समाप्त नहीं होती तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। उस समय उनके घर में एक नियम था कि परिवार के सभी लोग एक साथ भोजन करेंगे। तो इस बात से नाराज होकर उनके पिताजी आए और उनको फिर पूरा उसी आवाज में उसको भोजन करने के लिए बुलाया। फिर भी उन्होंने मना किया। जब सुने नहीं, तो पिताजी ने उनको सरी से 2 सार लगाया। तो उन्होंने फिर भी वो माने नहीं। जे नहीं, आप मुझे मार सकते हैं, पिटाई करिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं पुस्तक पढ़े बिना, समाप्त किए बिना मैं उठूंगा नहीं। और ऐसा दृश्य देखते हुए उनके मामा जी जो थे, तो मामा जी दूर करके आए और पिताजी को बोलने लगे, नहीं, बच्चा किस बात के लिए इतना जिद पकड़ रहा है? तो ये तो खाने पीने के लिए, घूमने के लिए तो नहीं कर रहा है, वो पुस्तक की पढ़ाई के लिए कर रहा है। तो इसीलिए उसको मत मारिए। ये रात भर का उन्होंने लगभग देर रात तक उस पुस्तक की पढ़ाई समाप्त किया। और समाप्त होने के बाद जब वो अपने कक्ष में गए, तो माताजी जागी हुई थी। तो उसने फिर आग्रह किया कि आप भोजन कर लो। तो उस समय उमाकांत ने फिर भोजन करने से मना किया कि नहीं, घर का जो नियम है कि सबको एक साथ बैठ कर के भोजन करना, उस नियम का ही पालन होना चाहिए। उसका मैं नियम उसका पालन करूंगा। और ये पुस्तक पढ़ने के बाद
मुझे जो आनंद हुआ है, तो वो मुझे मानसिक खाद्य मुझे मिल गया है, इसीलिए अभी मेरा पेट में भूख ही नहीं है, मन बहुत अच्छा लग रहा है। तो दूसरे दिन सुबह जब उनके माताजी नहीं, उनके मामा जी जब वापस जाने लगे, जाते समय उन्होंने उस पुस्तक को उमाकांता को देकर जाने के लिए आग्रह किया कि ये तुम ये रख लो, ये पुस्तक। तो उनके भांजा ने, उमाकांता ने वो पुस्तक रखने से मना किया कि नहीं, ये पुस्तक मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले नहीं नहीं, मैं उसको रात को मैंने कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ाई कर लिया है। तो मामा जी ने उस पुस्तक को लेकर के वहां से 2 4 पन्नों में क्या क्या है उनके बारे में पूछताछ की। और आश्चर्य की बात है, उस पुस्तक के कौन सी पेज में कौन सी घटना है, कौन सी बात है, ये बात 100% सही वो उमाकांत बता देते थे। और इतना एक स्मरण शक्ति उनका था। तो उन्होंने कहा कि मुझे दे दे है तो दूसरे कोई नए पुस्तक दीजिए, इस पुस्तक को आप ले जाइए। पुस्तक का नाम था ईसप और साधु, ईसप ईसप की कहानी। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे कार्य उनका बचपन में ही वो देखने को मिलते हैं। उमाकांत अपने लोकमान्य तिलक जी के बहुत बड़े भक्त थे। स्कूल के पढ़ाई करते समय एक बार उनको खबर लगा कि उनके जो गांव है, उसी गांव होकर के तो लोकमान्य तिलक जी का ट्रेन उसी रास्ते से जाएंगे, और उनके गांव के स्टेशन में भी कुछ समय लोकमान्य तिलक जी उतरने वाले हैं। और उस समय पूरे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा एक क्रांति का लहर चल रहा था, आंदोलन की लहर चल रही थी। तो इसीलिए उनको एक बार देखने के लिए जाना, ऐसा उनका मन में एक भाव आया। तो वो समय ऐसा था कि विद्यालय चलता रहेगा, इसीलिए उन लोगों ने मन बना लिया था उमाकांत ने कि दोपहर का जो छुट्टी का समय है, लेजर का टाइम में, वो अपने लोकमान्य जी का दर्शन के लिए वो स्टेशन जाएंगे। लेकिन अंग्रेज का जमाना था, और वहाँ का जो प्रधान आचार्य था, हेडमास्टर था, वो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी करना नहीं चाहता था। उनके अगर कोई सामने आ जाए, उनका दिक्कत हो सकता है, इसीलिए जानबूझ करके, उनको भी मालूम था कि लोकमान्य जी उसी रास्ते से जाने वाले हैं, इसीलिए उस दिन विद्यालय का जो गेट है, उस गेट को उन्होंने ताला लग करके रख दिया। और जो लेजर का बेल है, कोई भी घंटी उस दिन बजाया नहीं। बच्चों ने थोड़ा टाइम का अंदाजा लगाया कि अब तक क्या हो गया कि अभी भी लेजर का बेल नहीं बजा रहा है। और बाद में पता चला कि वो लोग जानबूझकर ही ऐसा किया। तो उन्होंने अपने मास्टर से पूछताछ की, नहीं हमको तो जाना देना चाहिए, वहाँ स्टेशन हमको जाने के लिए परमिशन देना चाहिए। और उनका जो क्लास टीचर था, उन्होंने वो प्रिंसिपल हेडमास्टर के पास उनको ले गया। और उसका जिद के सामने जब वो हेडमास्टर भी जाने के लिए मना किया, एक समय ऐसा भी हुआ, हेडमास्टर ने उसको पिटाई भी की, इतना बाध्य किया। और ऐसा समय में लोकमान्य तिलक जी का जो ट्रेन था, जो रेलगाड़ी था, उस स्टेशन छोड़ने का भी घंटी बजी। और मन ही मन उन्होंने लोकमान्य तिलक जी का दर्शन करने लगे मन में। और बाद में हेडमास्टर को उन्होंने बताया कि आप लोग अभी हमको वहां जाने से हमको पकड़ करके रख सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन हमने मन ही मन लोकमान्य जी का हम लोगों ने दर्शन कर लिया। और मन में एक ठान ले लिया, संकल्प लिया कि जिस प्रकार लोकमान्य जी अपने देश के लिए जो देश प्रेम है, देश के प्रति हर कोई कार्य देश के प्रति समर्पित करता है, उसी प्रकार मैं भी आगे जाकर के अपने देश के लिए ही कुछ ना कुछ काम करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे घटना लोकमान्य तिलक जी के साथ या अपने बाबा साहेब आप्टे जी का साथ वो जुड़ा हुआ है। बाद में जब 10th का पढ़ाई करने के बाद अपना
जो शिक्षा है उसको छोड़ना पड़ा। उसी समय बाबा साहेब के पिताजी का भी देहांत होता है और अपने दरिद्र परिवार होने के कारण परिवार का भार संभालना भी उसके कंधे पर आया और इसीलिए मैट्रिक परीक्षा देने के बाद, उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने एक स्कूल का नौकरी भी करना स्वीकार किया। मास्टरी की नौकरी करते समय अंग्रेज का जमाना था ही, उनके शासन था ही और उस विद्यालय में भी बाबा साहेब आप्टे जी, लोकमान्य तिलक जी का जो पुण्यतिथि है उसको मनाने के लिए उन लोगों ने कोई कार्यक्रम का तय किया, लेकिन उस विद्यालय प्रशासन ने उसको वो परमिशन नहीं दी, जिसके कारण उस विद्यालय के नौकरी से भी, शिक्षक के नौकरी से भी अपने बाबा साहेब आप्टे जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और उसका इस्तीफा पद त्याग करते हुए फिर वो एक नए नौकरी में वो लोग आ गए। एक अंकन मुद्रालय था, मुद्रणालय, और वहां पर कार्य करने के लिए उन्होंने टाइप राइटिंग सीखा, अंकन कैसे करना, और वो करते करते वो एक नई नौकरी भी ढूंढ लिया और अपना परिवार को संभालने लगे। लेकिन वो केवल उनका एक केवल उसी का कार्य करते थे ऐसा नहीं है, उन्होंने ये कार्य करते समय एक मन में एक भाव भी था कि हम जो भी कार्य करेंगे दूसरे के काम में कैसे आए। तो इसीलिए उन्होंने वो टाइप राइटिंग जो सीखा, वो सीख करके एक बहुत बड़ा काम उस समय किया। अपने स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जो पुस्तक है 1857 की क्रांति, वो 1857 की भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, इस पुस्तक को उस समय अंग्रेज सरकार बैन कर दिया था, निषिद्ध कर दिया था। तो उसके ऊपर बैन लगाने के कारण सभी लोगों को वो पुस्तक मिलता नहीं था, लेकिन उस समय के जो भी क्रांतिकारी है, विप्लवी है, वो सभी उस पुस्तक को अपना गीता जैसा मान करके पढ़ते थे। तो इसीलिए सबको पढ़ने को मिले, उस पुस्तक का भी टाइप राइटिंग करके बाबा साहेब आप्टे जी ने, और नए नए युवकों को वो देता था। जितने कॉलेजेस में जो लड़के पढ़ते थे उनका साथ दोस्ती करना और उनके साथ बातें करना, उसको अलग अलग विषयों से, केवल अपने व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी, और देश के लिए अपना जीवन को कैसे निस्वावर कर सकते हैं उस प्रकार का भाव बाबा साहेब आप्टे जी ने हर समय ये नए नए युवकों को मिलते समय करते थे। ऐसे ही 1926 में बाबा साहेब आप्टे जी का संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिष्ठापक आद्य सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी से हुआ, और उसके बाद बाबा साहेब आप्टे जी के जीवन में एक नई मोड़ आ गया। तो वो जो भी कार्य करते थे हमेशा वो संघ की शाखा द्वारा कैसे अपने नए नए युवकों को संपर्क करके शाखा में ला सकते हैं, और केवल इतना ही नहीं, उनके मन में एक देश प्रेम की भाव वो जागृत कर सकते, उस प्रकार का वो बात वो करने लगे। और ऐसे अलग अलग समय में एक के बाद एक पूजनीय डॉक्टर जी बाबा साहेब आप्टे जी को दायित्व देते गए, और ऐसा एक समय आया कि बाबा साहेब आप्टे जी ने 2 साल अलग अलग प्रेस के नौकरी छोड़ करके एक नया प्रेस में ज्वाइन किया, जिसका तनख्वाह पहले से थोड़ा ज्यादा था। तो एक दिन पूजनीय डॉक्टर जी ने उनको बोला कि आप तो अभी आपका नौकरी थोड़ा अच्छी हो गई है, तो अभी घर भी बसा लीजिए। और इस बात सुनकर के बाबा साहेब आप्टे जी कुछ नहीं बोले, लेकिन दूसरे दिन पूजनीय डॉक्टर जी के हाथ में आकर के और अपना त्याग पत्र दे दिया। तो उससे पहले बाबा साहेब आप्टे जी के माताजी भी
बाबा साहेब जी का विवाह हो जाए, उस प्रकार का प्रयास उन्होंने किया, आग्रह भी किया। लेकिन उस समय बाबा साहेब आप्टे जी अपने माताजी को भी बोलते थे कि बचपन के समय में जब मैं खूब बीमार था, उसी समय आपने मुझे भगवान को समर्पित कर दिया था। तो ये बात आप कैसे भूल गए? तो जो आप भगवान को समर्पित कर दिया, और मैंने भी मन ही मन मेरा अपना जो जीवन है वो देश के कार्य में भी लगाना चाहता हूँ, उस प्रकार का स्पष्ट रूप से अपना माताजी को बता करके, और 1932 में जो वो नौकरी करते थे उसका उससे भी त्याग पत्र दे करके संघ का पहला प्रसारक के नाते उन्होंने कार्य शुरू किया। उस समय ज्यादातर कार्य नागपुर में ही था। धीरे धीरे पूरे विदर्भ प्रांत में वो फैल गया, और उसके बाद जो सेंट्रल प्रोविंस है और अलग अलग स्थानों में संघ कार्य का विस्तार होने लगे। और जैसे पूजनीय डॉक्टर जी प्रवास करते थे, ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब आप्टे जी भी संघ कार्य के वृद्धि के लिए अलग अलग स्थानों का वो प्रवास करते रहे। ऐसे बहुत सारे घटनाएं बाद में जो जो उस समय के प्रसारक रहे, उस समय के स्वयंसेवक बने, उन सभी ने अपना अपना संस्मरण जो लिखे, उस संस्मरण से हमको काफी सारे घटना हमको जानकारी मिलता है। ये गुजरात प्रांत में उस समय जो कार्य कर रहे थे लक्ष्मण राव भीरे जी, वो भी एक संस्मरण में बताते हैं कि एक बार जब गुजरात प्रांत के प्रवास में बाबा साहेब आप्टे जी आए, तो लक्ष्मण जी कुछ बातें बोले कि वो आयु में जवान था, और कम उम्र के होने के कारण कभी कभी कुछ लोग थोड़ा बातें करते हैं, कभी गाली गलौज भी करते थे। तो उससे हम कैसे निपटा जाए, उसका क्या उत्तर दे? और बाबा साहेब आप्टे जी उनको बोले कि जो भी गाली देंगे तुम मेरे तरफ मुड़ कर देना, तुम्हारा पास रखना नहीं है, ये सभी गाली बाबा साहेब की ओर है। हाँ, इस प्रकार के वो बोलते थे। ठीक उसी प्रकार अलग अलग समय में और अलग अलग प्रांतों में भी प्रवास के लिए जब गए बैठक आदि के लिए, एक बार वो तिरुपति के वहाँ पर अखिल भारतीय एक बैठक में भाग लेने के लिए गए। आज भी जिस प्रकार संघ के दीपावली का बैठक होता है, या कार्यकारी मंडल का बैठक होता है, या प्रतिनिधि सभा होता है, उस समय भी होता था। और ऐसे एक समय में जब तिरुपति गए, तो जाकर के भगवान वेंकटेश्वर की दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पहुंचते हुए थोड़ा देर हुआ, रात हो गया था, और इसीलिए पहुंचते पहुंचते रात होने के कारण मंदिर बंद मिला। इस बात से बाबा साहेब आप्टे जी को और फिर वापस वो पूरे ग्रुप को वापस आना पड़ा, बिना भगवान का दर्शन किए। दूसरे दिन फिर गए, लेकिन मन में एक बाबा साहेब आप्टे जी का मन था कि अगर जिस समाज में भगवान भी सोते हैं तो उस समाज का भी जागृत कैसे होंगे। इसीलिए अगर जरूरत है तो 24 घंटे के लिए अपने अपने अलग अलग समय में शिफ्टिंग पुजारी का व्यवस्था करके भी हमेशा 24 घंटे मंदिर पूरे समाज के लिए खुला रहे, ऐसा उनका मन था, ऐसा उनका विचार भी होता था। ठीक उसी प्रकार हम सभी जानते हैं उनके बारे में, जब वो बिहार में हुए अलग अलग बाढ़ के समय, या बाद में जिस प्रकार अपने भारत का विभाजन हुआ उस समय, पूरे पश्चिम पाकिस्तान से या पूर्व पाकिस्तान से वहां से हिंदू को वापस इस भारत में लाने के लिए जो प्रयास स्वयंसेवकों ने किया, उन सभी का मार्गदर्शन में करने में भी बाबा साहेब जी अग्रणी रहे। और बाद में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद उनका एक आग्रह हमेशा रहता था कि भारत का जो इतिहास है वो मूल इतिहास को दरअसल हमेशा लोगों के सामने लाना चाहिए। और उसके लिए एक बहुत प्रयास है, वो अंग्रेजों ने जो संस्कृत भाषा है, जो भारत के जितने सारे इतिहास के ग्रंथ है, जितने सारे धार्मिक ग्रंथ है, या
हर प्रकार की ग्रंथों का जो सोर्स है, वो संस्कृत भाषा है। उस भाषा को अंग्रेजों ने डेड लैंग्वेज बना दिया और ऐसा डेड लैंग्वेज बनाते समय उस भाषा को पुनः जीवन दान देना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा जब भी वो प्रवास के लिए जाते थे, हमेशा लोगों को बोलते थे कि ये जो संस्कृत भाषा है, उसको पुनर्जीवन देना चाहिए हमको। फिर जो भारत में पहले जिस प्रकार से लिंक लैंग्वेज हुआ करता था, उसी प्रकार के संस्कृत को पुनर्जीवन देना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, उस समय जयपुर से एक मैगज़ीन अ, उन्होंने वो शुरू किया कराया, उसका नाम है भारती। और आज भी ये भारती जो है संस्कृत भाषा में ये अपना चलता रहता है, अभी भी निकल रहा है। और फिर ये इतिहास को लेकर भी, हालाँकि उनके जब जीवित अवस्था में भी जहाँ-जहाँ वो प्रवास किए पूरे देश भर में, वहाँ पर और एक बात उन्होंने कहा कि भारत का जो इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखना चाहिए। क्योंकि भारत में जो इतिहास का जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, वो सिलेबस दरअसल अंग्रेजों का लिखा हुआ सोची-समझी साजिश के तहत एक बायस्ड है, वो एक उद्देश्य प्रणोदित रूप से लिखा हुआ इतिहास है। वो इतिहास है नहीं, दरअसल वो हिस्ट्री है। तो इससे थोड़ा-सा निकल करके भारत का इतिहास को भारतीय दृष्टि से लिखना चाहिए। तो भारत का इतिहास कैसा है भारतीय दृष्टि? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्विताम पुरावित्तम कथा रूपम इतिहासं प्रशक्षते। तो इस प्रकार इतिहास का जो व्याख्या तो भारतीय दृष्टि से है, उसके आधार पर भारत का इतिहास लिखना चाहिए। जो बातें अंग्रेज इतिहासकार या दूसरे लोग जो विकृत किए हैं, डिस्टोर्ट किए हैं, उसका सुधार करके अपना जो भावी पीढ़ी है, उनको सही इतिहास का जानकारी देना, उसका एक बात वो अपने जीवन काल में सभी स्थानों पर करते रहे। वो भारत के उत्तर पूर्वांचल हो, दक्षिण हो या कश्मीर हो, हर स्थान पर अपने प्रवास कर किए और लंबे पैदलों तक वो चलते थे। ऐसा बहुत सारे कहानी किस प्रकार बाढ़ के समय उस समय बिहार पार किए और काशी में आकर के रोज-रोज पैदल जा कर के आते थे। और जो साथ में नया कार्यकर्ता देता था, जो अ, युवक जो छात्रा देता था, वो आकर के रोज उसका बीमार पड़ जाते, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। हाँ, वो इतना शारीरिक रूप से सक्षम था। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के घटनाएँ उनके जीवन काल में रहा। और एक बार वो असम भी कई बार प्रवास किया। एक बार असम के कार्यकर्ताओं से बातें करते समय तो किसी ने कहा कि असम का काम थोड़ा ढीला है, वो थोड़ा धीरे-धीरे चल रहा है, थोड़ा काम में थोड़ा गति लाना चाहिए, तेज़ी लाना चाहिए। तो वो कहते थे, नहीं इस बार तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अगले जन्म मुझे असम में मिले और मैं भी यहाँ का भाषा सीख करके मैं असम में भी संघ कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि कर सकूँ, ऐसा उनका मंशा है। और हमेशा वो सभी जो प्रसारक बंधु अलग-अलग स्थानों पर देश के भेजते थे, सबसे आग्रह करते थे, जहाँ जिसको भेजते, अगर बंगाल में कोई कार्यकर्ता है या कोई दक्षिण में गए हैं, तो सबको आग्रह करते हैं, जहाँ आप गए हैं, उस स्थान का जो भाषा है, उस भाषा को सीखें और उसके प्रति श्रद्धा से सीखें और उसका व्यवहार करें। ऐसा आग्रह हमेशा वो करते थे। और छोटी-छोटी बात वो कार्यकर्ता को किस प्रकार सिखाते थे। एक बार एक स्टेशन में जब वो जा रहे थे, तो उनको परिचय कराने के लिए एक प्रसारक आए और प्रसारक उस नगर का, तो प्रसारक आकर के बाबा हुँ, साहेब आप्टे जी से उनके हुँ, पिताजी और हुँ। बेटा को परिचय कराया। तो परिचय किस प्रकार कराया? ये बालक है, इसका पिताजी है। हाँ, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे गीत गाता है। हाँ,
तो ये सुनते हुए बाबा साहेब आप्टे जी तुरंत बोले, वो जो पिताजी है, अच्छा अच्छा, ये आपके सुपुत्र है, तो बहुत अच्छा गाता है वो, बहुत होनहार बेटा है आपका। तो वो प्रसारक को बाद में वो ध्यान में आ गया कि दरअसल महत्व किसको देना चाहिए, बेटा को या पिताजी को। बेटा का सामने हमेशा पिताजी को ही महत्व देना चाहिए। तो ये बात अपने व्यवहार से भी वो प्रसारक जी को सिखाया। तो ऐसे बहुत सारे बात है जो हम उनसे सीख सकते हैं, और उनके जीवन चरित्र को हम सभी को पढ़ना चाहिए। 1972 में, 1972 में इतने अधिक लगभग 50 साल पूरे देश का दौरा करते हुए, अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए, प्रसार प्रमुख थे, बौद्धिक प्रमुख थे, प्रसारक प्रमुख थे, उन सभी का दायित्व का इतना बहुत लंबे समय तक अपने पूजनीय गुरुजी के साथ भी वो रहे। और ये करते समय 1972 में बाबा साहेब आप्टे जी का शरीर शांत हो गया, और उसके देहांत होने के बाद पूरे देश भर में बाबा साहेब आप्टे स्मारक समिति बने, और उस स्मारक समिति ने बाद में दो संगठनों का जन्म दिया। एक संस्कृत भारती, जो संस्कृत के प्रसार और प्रसार में लगे हैं, और दूसरा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, जिसके आज पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के महिला प्रकोष्ठ के बैनर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इतिहास संकलन इस कार्य को बाबा साहेब आप्टे जी का जो दिखाया हुआ मार्ग है, उसी रास्ते पर हर प्रांत का इतिहास, हर जनपद का, हर जिलों का इतिहास, जो स्थानिक इतिहास है उसको जोर देते हुए भारतीय दृष्टि से भारत का इतिहास लेखन और सभी जिलों का इतिहास को एकत्र करते हुए भारत का समग्र इतिहास लेखन में अपना कार्य कर रहा है। तो इसमें आप भी अपने सभी वैचारिक और एकेडमिक काम में आप सभी का सहभाग मिले। आप सभी ने इतना धैर्य से मेरे ये यह छोटा व्याख्यान आप सभी ने सुना, इसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत हेमंत धन्यवाद जी। हेमंत दा ने बहुत ही सुचारू रूप से आप्टे जी का परिचय दिया है, जिससे हमें प्रेरणा मिले। इनके ऊपर कुछ किताब भी छपे हुए हैं, पर उनके मुंह से प्रत्यक्ष काम के बारे में जो अनुभव उनको मिला, के बारे में जो उन्होंने विवेचन किया, वो बहुत ही प्रेरणादायी रहा, और इससे जरूर हम सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस समय हम जब एक जगह आए हैं, तो हमारे महाराष्ट्र में मेंदले जी करके शिव चरित्र के बहुत बड़े गहरे अभ्यासक थे, जिनका देहांत हुआ है। उनकी एक सभा हम लोगों ने 9 तारीख को रखी है, कुछ लोगों ने। तो मैं सबको आग्रह करूंगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ओर से, संकलन समिति के ओर से सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, क्योंकि मेंदले जी का इतिहास में, मध्ययुगीन इतिहास के बारे में जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। खास करके उन्होंने जो स्पेशल लिखा है कि इस्लामिक आक्रमण के ऊपर उनका अच्छा ये था, वो उर्दू फारसी के जानकार थे और पूरी जिंदगी काम करके रहे। आगे चल के उनके मेमोरी में भी और कुछ कार्यक्रम अपन रखेंगे, पर फिलहाल जो 9 तारीख को श्रद्धांजलि रखी है पुणे वासियों ने, उसमें सब हम सहभागी होंगे। इतना ही। अवश्य। धन्यवाद हेमंत दादा, धन्यवाद पाठक सर। हम प्रत्येक माह के रविवार को ऐसे विशेष व्याख्यानों के साथ, विविध सांस्कृतिक विषयों के साथ इस स्मृति व्याख्यान माला से जुड़े रहे, ये आप सभी श्रोताओं को अनुरोध है। इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली और इतिहास संकलन समिति पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सभी अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित है। मैं महिला इतिहास अभ्यास गट की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगले व्याख्यान में आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद हेमंत दा। शुभ रात्रि।